मैं आपका दूसरा पार्ट लेकर आई हूँ हमारे चुनावी राजनीति का, कि हम पढ़ रहे थे कि चुनाव क्यों आवश्यक है, क्या आधार है कि वो लोकतांत्रिक होना चाहिए, ये सब, और प्रतिद्वंद्विता के बारे में भी हमने जाना। आज जो हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में वो करेंगे अपने भारतीय चुनाव की, कि भारत में जो चुनाव होते हैं वो कैसे हैं, क्या भारत में लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं, क्या वो निष्पक्ष होते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो कार्यकाल है वो कितना है। तो हमारे यहाँ जो प्रत्याशी हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल तो 5 वर्ष होता है। किसका होता है 5 वर्ष? ये होता है आपका लोकसभा का और किसका, विधानसभा का, है ना। राज्यसभा तो कभी भंग ही नहीं होती, वो तो स्थायी सदन है, प्रति 2 वर्ष में उसके वो चुने जाते हैं 6 साल के लिए, है ना, विधानसभा। तो इनका कार्यकाल होता है 5-5 वर्ष। 5 वर्ष बाद ये विधानसभाएं भंग हो जाती हैं, लोकसभा भंग हो जाती है और फिर से चुनाव के क्षेत्र में ये लोग आते हैं। तो आओ अब हम देखते हैं चुनाव क्षेत्र क्या है। चुनाव क्षेत्र, अब हमने देखा था चुनाव क्षेत्र, हमने देखा था अभी के जो देवीलाल जी थे, हरियाणा की 90 सीटों में से उनको 76 सीटें मिली थी, ठीक है। तो ये क्या आप क्या समझते हैं, क्या राज्य की हर जनता ने उन 90 सीटों के लिए वोट दिया होगा? क्या राज्य के हर व्यक्ति ने उन 90 लोगों के लिए वोट दिया होगा? आप भी जानते हैं नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि इतने बड़े राज्य की जनता जो है सभी को जा जाकर हर जगह वोट दे। तो फिर कैसे फिर चुना गया? तो उसके लिए हमारे यहाँ क्या करते हैं, विधानसभा क्षेत्रों में या लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के क्षेत्र बांट दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि लोकसभा के लिए पूरे भारत में लोकसभा क्षेत्र कितने हैं, 543, है ना, 543 है हमारे यहाँ, है ना। लोकसभा क्षेत्र कितने हैं, 543, है ना। इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र भी अलग अलग होते हैं, है ना। विधानसभा क्षेत्र हमारे, अगर मध्य प्रदेश की बात करें अपन, तो मध्य प्रदेश में कितने हैं, 230 हैं, ठीक है। इसी प्रकार हर राज्य के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र होते हैं, यानी पूरे देश को कितने 543 विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों में हमने जो है बांट दिया, ठीक है, पूरे उसको बांट दिया। और इसी प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश को 230 विधानसभा क्षेत्रों में बांट दिया, ठीक है। अब ये क्षेत्र कैसे बांटे जाते हैं, भौगोलिक आधार पर बांटे जाते हैं। ऐसे होता है ना कि ये पूरा एरिया जो है एक जैसा है, एक जैसी बोली बोले जाने वाले लोग हैं, एक जैसी संस्कृति वाले लोग हैं, भौगोलिक उस हिसाब से ना उस क्षेत्र को बांट दिया जाता है। तो ऐसे करके भौगोलिक आधार पर बांट दिया जाता है और ऐसा रखा जाता है कि लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों की जनसंख्या जो है समान होनी चाहिए। जैसे हमने तय कर लिया कि 20 लाख पे एक विधानसभा क्षेत्र होगा या 10 लाख पे एक विधानसभा क्षेत्र होगा, या जो भी ऐसे ही सांसद का भी, है ना, एक लोकसभा क्षेत्र इतने जनसंख्या पे होगा, इस प्रकार से निर्धारित कर ले। कोशिश की जाती है, थोड़ा बहुत अंतर होगा कि एक विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र की जनसंख्या जो है वो इक्वली ही हो लगभग, है ना। तो इस प्रकार से विधानसभा क्षेत्रों में जो है उनको बांट दिया जाता है। और इन विधानसभा क्षेत्रों में क्या होता है, उसी जगह की जनता भाग वो वोट देती है। जैसे ये हमने विधानसभा क्षेत्र की बात करें, हम विधानसभा क्षेत्र है ए, ठीक है, ए मान लिया हमने। इस ए के जो लोग रहते हैं, ए विधानसभा क्षेत्र में जितने लोग रहते होंगे, मान लो 555 लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये 555 लोग जो है ए विधानसभा वाले के लिए वोटिंग करेंगे। अब यहाँ पर हो सकता है 10 व्यक्ति खड़े हों, ठीक है। अब ये 10 व्यक्ति खड़े हुए तो 555 लोगों ने 10 व्यक्तियों को वोट दिया। किसी को हो सकता है 10 में से किसी को, एक मिनट इसको मैं इरेज कर लेती हूँ, आपको अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये अगर आप समझ गए तो आप चुनाव बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, है ना। तो ये जरूरी है आपको अच्छे से समझना। देखो सपोज दैट ए विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है, ए विधानसभा क्षेत्र, ठीक है। इसकी जनसंख्या कितनी है, इसकी जनसंख्या है 555 या 550, चलो ठीक है। और खड़े कितने हुए, प्रत्याशी कितने हैं, प्रत्याशी हैं 10। अब ये 10 लोगों में ये वोट बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ मैं लिख लेती हूँ 10, जगह कम पड़ गई, ठीक है। तो
इसको मिले 100 वोट, इसको मिले 100 वोट, इसको मिले 90, इसको मिले 10, ठीक है, और इसको मिले कितने 200 300 तो हमारे हो गए। अब हमारे पास 200 वोट बचे। 200 में से मान लो इसको 50 मिल गए, इसको 25 मिल गए, इसको 25 मिल गए, ठीक है, और इसको 20 मिल गए। ऐसे ही करके इसको मान लो 10 मिले और इसको भी 10 मिले, 10 वाले वोट, ठीक है। अब ये अलग अलग वोट मिल गए, ठीक। अब ऐसा होता नहीं है कि दोनों को 100 मिल जाए, पर अगर मिल गए कभी तो एक अलग मैटर है। मान लो इसको जो है 101 मिले हैं और इसको 100 वोट मिले, तो फिर ये देखा जाता है इन 10 प्रत्याशी में से किसको सबसे ज़्यादा वोट, हमारे भारत में जो प्रणाली है बहुमत प्रणाली, किसको सबसे ज़्यादा वोट मिले। तो मिले हैं वोट 101 2 नंबर वाले को, तो विजेत कौन हुआ, 2 नंबर वाला जो है विजयी हो गया, ठीक है। अब ये आपका विधायक बन गया। अब लेकिन इसको तो सिर्फ 101 वोट मिले हैं और टोटल जो है हमारे यहाँ 550 लोग थे। 550 में से सिर्फ 101 लोगों का मत लेकर ये विजयी बन गया। तो बाकी के जो बचे हैं आपके, यानी 400 कुछ लोग बचे हैं, बाकी के जो लोग बचे हैं उनके वोटों का क्या, वो वोट तो व्यर्थ चले गए, है ना। तो थोड़ी सी कुछ कमियां होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ यही प्रणाली प्रचलित है, ठीक है, कि जो सर्वाधिक वोट ले लेगा, भले इससे एक वोट ही क्यों ना हो, वही विजित हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ विधानसभा क्षेत्र ऐसे बांटे जाते हैं और वहाँ पर इनको ऐसे ही वोटिंग की जाती है और ऐसे ही चुनाव जीते जाते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया, आपके यहाँ जब अभी चुनाव होंगे तो आप देखेंगे, ठीक है। अब कई बार ऐसे होता है कि पूरे विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं, कई बार देखा ना पूरे क्षेत्र में, जैसे पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं या पूरे भारत में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि कुछ ही जगहों पर चुनाव होंगे। अभी हम अपने मध्य प्रदेश में ये लाइव देखेंगे, ऐसा हुआ है। जैसे क्या है कि एक तो अभी चुनाव हुए थे ना, जो कब हुए थे, हमारे 2018 में हुए थे ना, पूरे 230 सीटों पर हुए थे। लेकिन अभी फिर से हमारे मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन वो शायद मुझे लगता है 16 या फिर 20 सीटों पर होंगे, या हो सकता है 25 पर हो, ठीक है, 20 25 16 जो भी सीटें होंगी जो खाली हुई होंगी उन पर होंगे। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सीटें खाली हो गई है। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई त्यागपत्र दे देता है, या फिर किसी को हटा दिया जाता है पद से, तो वो उपचुनाव कराया जाता है, उपचुनाव बोलते हैं। तो अभी हमारे मध्य प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, आप गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, कैसे होते हैं। तो ये उपचुनाव कहते हैं, यानी अगर कुछ पदों के लिए अगर चुनाव हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, उपचुनाव कहेंगे, ठीक है। और अगर सभी के लिए होता है तो उसको क्या कहेंगे, आम चुनाव। ये आम चुनाव होता है, ये उपचुनाव होता है। यानी कुछ सीटों के लिए जब होता है मृत्यु पर, यानी वो पद रिक्त होने पर जो चुनाव होता है उसको उपचुनाव कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे यहाँ ऐसा होता है कि अगर चुनाव में कोई बाहुबली है, कोई शक्तिशाली है, पैसे वाला है और वो चुन के पहुंच गया, तो फिर जो कमजोर लोग हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि इतने 550 में से सारे लोग तो शक्तिशाली नहीं होंगे, जो कमजोर लोग हैं वो जाना चाहते हैं लेकिन वो जीत नहीं सकते। एक तो उनको पता नहीं है कैसे पहुंचना है, दूसरा वो उतनी शक्ति नहीं है, पैसा नहीं है, जागरूकता नहीं है, तो वहाँ कैसे पहुंचेंगे विधानसभा में। और अगर नहीं पहुंचेंगे विधानसभा लोकसभा में तो उनकी जो इतनी बड़ी जनसंख्या है उसका हित कौन करेगा, उनकी बात कौन उठाएगा, उनके मुद्दे कौन उठाएगा। तो इन सब के लिए क्या किया गया, हमारे संविधान निर्माता इस बात से विज्ञ थे, जानते थे कि अभी भारत में ऐसी स्थिति है, बहुत कम साक्षरता है, बहुत सी जातियां जो है पिछड़ी हुई हैं, तो उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की है, ठीक है। तो आरक्षण कैसे होता है, अब हम आरक्षण की बात करेंगे। आरक्षण सिर्फ नौकरियों में नहीं, चुनाव में भी है। तो सबसे पहले हम बात करें, अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो 543 में से कुल कितनी सीटें हैं, कुल 543, ठीक है, लोकसभा सीटें हैं। अब इन 543 लोकसभा सीटों में से जो सामान्य के लिए है वो कितनी है, 412 है, ठीक है, 412 सामान्य के लिए है। अब है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति इनके लिए कितनी है, तो इनके लिए सीटें हैं 84, लोकसभा की बात कर रही हूँ मैं, है ना, 84 है। अब है अनुसूचित जनजाति, इसके लिए कितनी है, तो इसके लिए 47 सीट्स है ना।
ये इतनी सारी सीटें हैं। तो ये क्यों बनाई गई हैं? जिससे कि अनुसूचित जाति के कम से कम 543 में से 84 व्यक्ति तो कम से कम वहां पर पहुंचे। तो इसके लिए क्या होता है, कुछ लोकसभा क्षेत्रों को या विधानसभा क्षेत्रों को ऐसे घोषित होता है कि ना ये सीट जनरल है, ये सीट महिला है, ये सीट पिछड़े वर्ग की है, ये सीट एससी है, एसटी है, क्योंकि उस सीट को रिजर्व किया जाता है। उस सीट पर उसी जाति का व्यक्ति खड़ा होगा, चाहे वो कमजोर वर्ग का हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या जैसे भी हो, पर वो सीट जो है सिर्फ उसी जाति के लोगों के लिए निकल के आएगी। अब प्रश्न ये आता है, आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा, अगर ये सीट एससी के लिए है तो क्या है सिर्फ एससी वाले ही वोट देंगे? नहीं, वहां पर उस क्षेत्र की जितनी भी जनसंख्या है, जैसे ए विधानसभा क्षेत्र में या ए लोकसभा क्षेत्र में जितने भी नागरिक रहते हैं, चाहे वो किसी जाति वर्ग के हों, सामान्य हो, एससी हो, एसटी हो, जो भी, वो सभी लोग इस व्यक्ति को वोट देंगे। ठीक है, उसमें से अब जैसे एससी सीट है तो एससी के ही 8-10 लोग खड़े होंगे, उनमें से अपने को एक चुन लेना है। ठीक है, ये होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस जाति के तो उस जाति के लोग वोट डालेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, सभी जाति के लोग उसको चुनेंगे, पर वो सीट वहाँ। अब ये सीटों का रिजर्वेशन कैसे होता है? ऐसे देख लिया जाता है कि इस जगह पे जो है ना, इस जाति के लोगों की बहुलता है। जैसे जहाँ आदिवासी लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ एसटी सीट घोषित हो जाती है। जहाँ अनुसूचित जनजाति की बहुलता होती है, वहाँ एससी सीट घोषित हो जाती है। ये ध्यान रखा जाता है। ठीक है, लेकिन उसमें सभी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है भारत का कि जहाँ सिर्फ किसी एक जाति वर्ग के लोग रहते हैं, फैले हुए सभी उसमें। ठीक है, एक कॉलोनी भी ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ सिर्फ एक ही जाति के लोग, सभी लोग रहते हैं, तो सभी वोट देंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये रिजर्वेशन है। इसी प्रकार से विधानसभाओं में भी है, राज्य की विधानसभाओं में भी रिजर्वेशन है। ये अलग अलग है ना, अलग अलग उनकी जनसंख्या के अनुपात में वहाँ पर आरक्षण है। और आप देखो कि जो नगर पालिकाएं हैं, यानी शहरी नगर निकाय चुनाव है या ग्रामीण पंचायतों के चुनाव है, वहाँ पर भी ये रिजर्वेशन लागू रहता है। उसके अलावा जो है एक चीज और होती है, जो स्थानीय चुनाव है, यानी पंचायत और नगरीय चुनाव में क्या होता है, महिलाओं को छूट दिया गया आरक्षण है ना। महिलाओं को, वो किसी भी जाति वर्ग की हो, है ना, महिलाओं को कितना 2/3 आरक्षण दिया गया है। हालांकि ऐसी मांग उठ रही है कि विधानसभा और लोकसभा में भी होना चाहिए, लेकिन अभी सिर्फ स्थानीय स्तर पर ही दिया गया है ना। तो आरक्षण एक तो जातिगत भी दिया है और दूसरा महिला और पुरुषों में भी महिलाओं को आरक्षण दिया है स्थानीय चुनाव में। अभी मांग उठ रही है कि विधानसभा में लोकसभा में भी होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में, लगभग आधी आबादी है, लेकिन उतनी संख्या में महिलाएं जो है लोकसभा विधानसभा में नहीं पहुंच पाती हैं। तो इसके परिणाम भी बहुत सारे आए हैं। बहुत सी महिला, जो आप सरपंच देखेंगे, महापौर देखेंगे, वार्ड मेंबर देखेंगे, पार्षद वगैरह है ना, होती हैं। आपने देखा होगा, आपके आसपास होंगी महिला सरपंच होंगी, महिला वार्ड मेंबर होंगी। ठीक, तो ये सारा चुनाव का फंडा है। इसी प्रकार से आप देखो तो राज्यों को भी, राज्य में भी चुनाव के लिए सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, जैसे लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, तो लोकसभा में राज्यों को भी अलग अलग सीटें मिली हुई हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि अलग अलग राज्यों को, जैसे मध्य प्रदेश है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश को कितनी सीटें मिली हैं? मध्य प्रदेश को कितनी है लोकसभा में? लोकसभा में कितनी है? 29, यानी 29 सांसद मध्य प्रदेश चुने जाएंगे। और राज्यसभा में कितनी है? राज्यसभा में मध्य प्रदेश की सीटें हैं 11, यानी राज्यों का भी आरक्षण होता है पूरे राज्यसभा के लिए या फिर लोकसभा के लिए। तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में ही निश्चित होता है। सबसे ज़्यादा सीटें लोकसभा में जो है वो यूपी की हैं, और वो सीटें हैं 80, है ना। 80 सीटें जो है उत्तर प्रदेश को मिली हुई हैं। ठीक, और सबसे कम जो छोटे छोटे राज्य हैं उनको 1-2 सीटें मिली हुई हैं। तो वो है जैसे अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, और आपका त्रिपुरा है, इनको बहुत कम सीटें जो है मिली हुई हैं, क्योंकि उनके अनुपात से, कितना उनका अनुपात है ये तय करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है डिसाइड करती हैं कि जनसंख्या के अनुपात में जो है उनकी सीटें उनको मिले। ठीक है, जातिगत आरक्षण हो गया और उसका हो गया। इसी प्रकार से हम देखें तो केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं उनमें भी सीटों का आरक्षण होता है। तो लगभग सभी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, छोटे छोटे हैं, सभी को एक एक सीट मिली हुई है। लेकिन वर्तमान में हम बात करेंगे तो अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा किसको मिली है? लोकसभा में, और लोकसभा राज्यसभा दोनों में सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश की हैं।
80 मिली हुई है, राज्यसभा तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है। और इसी प्रकार से केंद्र शासित क्षेत्रों में सभी को एक एक मिली है, लेकिन जो कुछ बड़े हैं उनको ज़्यादा मिली हुई है, ठीक है। जैसे दिल्ली है, दिल्ली की है 7, ठीक है। और आपका जम्मू कश्मीर है तो उसमें जम्मू को है 5। अब अलग हो गया ना जम्मू कश्मीर, अब वो बन गया केंद्र शासित प्रदेश हो गया ना, तो जम्मू कश्मीर की सीटें हैं 5, ठीक है। लद्दाख अलग, लद्दाख की एक ही है। तो इस प्रकार से सीटों का बंटवारा जातिगत भी होता है और राज्यवार भी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अगली वीडियो हम अगले उसमें पढ़ेंगे और आपको सिखाएंगे चुनाव कैसे होते हैं। लेकिन अब जब चुनाव हो आपके आसपास तो जरूर ध्यान रखिए। नमस्ते, ध्यान रखिए।